बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और आप सब के लिए ढेरों दुआएं और खुशियाँ। खुदा करे कि आपका दिन बहुत ही कामयाबियों से भरा हुआ दिन साबित हो। आज 11 सितंबर है और 11 सितंबर तारीख़ के आईने में देखा जाए तो एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा दुबला पतला कमज़ोर सा बच्चा जब वो पैदा हुआ तो उसके वालिदैन को ये फ़िक्र थी, ये परेशानी थी कि शायद ये बचेगा भी कि नहीं। मगर उस बच्चे ने अपनी ज़िंदगी में एक कौम को इकट्ठा किया और उन्हें आज़ादी दिलवाई। और उस बच्चे का नाम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह था। आज उस इंसान की 70वीं बरसी का दिन है। वो वाकई एक लीडर थे, वो एक ऐसे लीडर कि उनके बाद आज तक हमें दोबारा वैसा लीडर देखने को नहीं मिला। लीडरशिप जो होती है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। किसी भी कबीले को, किसी गिरोह को, किसी मिल्लत को, किसी कौम को लीडर की ज़रूरत होती है। उसके बग़ैर कोई रहनुमाई नहीं हो पाती उन लोगों की। लीडर वो होता है जिसकी एक शख्सियत होती है, जिसको लोग फॉलो करते हैं, जिसका एक किरदार होता है, जिस पे लोग यकीन करते हैं। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली एक तवील अरसे में पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर नहीं आ सका। ये इसका मुंह बोलता सबूत है कि आज तक जितने भी कोई ऐसा चैरिटी के लिए कोई इंसिडेंट हुआ अगर, तो उसमें जब आवाम ने जब पैसे वगैरह जमा करवाने होते थे तो वो ट्रस्ट करते थे सारे ये अकाउंट्स से ज़्यादा आर्मी के अकाउंट्स पे, और या फिर वो किसी एनजीओ के अकाउंट पे जिनमें अब्दुल सत्तार एधी साहब वो सरे फहरिस्त हैं। तो जो इस वक्त जो हमारे लीडर हैं उनमें उनके ऊपर थोड़ा सा लोग जो हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा ट्रस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मगर खैर, हम तो अपने एक आइडियल लीडर के बारे में बात कर रहे हैं। आज उनकी 70वीं बरसी है। उनके हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है। आइए चल के वो देखते हैं। मिल्लत का पासबां है। बर्रे सगीर के अजीम मुस्लिम रहनुमा मोहम्मद अली जिन्नाह 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। लंदन से बैरिस्ट्री की आला तालीम हासिल करके वतन लौट आए। जल्द ही वकालत के शोबे में नुमाया कारकर्दगी के बायस मशहूर हो गए। लेकिन बर्रे सगीर के मुसलमानों की हालत जार देखते हुए आपने सियासत के मैदान में कदम रखा। इब्तिदा कांग्रेस से की, लेकिन 1920 में उससे अलग हो गए। मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से अपनी वलवला अंगेज क़यादत में मुसलमानों को यकजा किया। फिर मोहम्मद अली जिन्नाह ने कायद-ए-आज़म के खिताब का एक तवील और सब्र आजमा सियासी सफर किया। 1940 में करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी और 14 अगस्त 1947 तक एक अजीम नजरियाती मुस्लिम मुमलिकत पाकिस्तान का क़याम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तारीखी क़यादत का समर है। ताहम मुसलसल काम मुसलमानों की इज्तिमाई निगहदाश्त और तामीर वतन की भारी जिम्मेदारियों के सबब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह क़याम पाकिस्तान से एक साल बाद ही 11 सितंबर 1948 को वफात पा गए। लेकिन मुसलमानों को पाकिस्तान का अजीम तोहफा दे गए। जी दोस्तों, रिपोर्ट आपने देखी। एक और बात आप दोस्तों को बताता चलूँ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के ऊपर जो पहली किताब लिखी गई वो 1918 में लिखी गई, और आज उनकी शख्सियत पे किताबें लिखने के सिलसिले को 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की इनकी ज़िंदगी के हवाले से जो वाक़यात हैं, जो इनकी सोच है, वो हमें
हमारी जो कौम है, हमारी जो नेशन है, जो आने वाली जनरेशन हैं, जो आने वाली नस्लें हैं, उनमें भी मुंतकिल करने की ज़रूरत है, ताकि हम पाकिस्तान को एक बेहतर और ख़ूबसूरत पाकिस्तान बना सकें और पाकिस्तानियों को एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत हम कौम बना सकें। खैर, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे अपने नए लीडर के हवाले से, नए वज़ीर आज़म के हवाले से। नए वज़ीर आज़म की जो एक मुहिम है जो इस वक्त चल रही है, जो उन्होंने कहा है कि 10 अरब दरख्त जो है उन्होंने लगाने हैं, ये एक हदफ है। 2 सितंबर को इस कैंपेन का आगाज़ किया गया जिसमें 15 लाख दरख्त एक ही दिन में लगाए गए। हम इस कैंपेन के हवाले से अपने मेहमानों से बात करेंगे। मेहमानों में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महबूब हसन साहब। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब मुस्लिम रज़ा साहब, जो कि जो माहौलियात के हवाले से बहुत काम कर रहे हैं, एक अरसे से कर रहे हैं। ये इस कैंपेन के शुरू होने से पहले भी इनकी ज़िंदगी का मकसद यही एक कैंपेन ही था। हम आपको भी जनाब खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे, ठीक ठाक हैं आप? बिल्कुल, ऑल वेल इन कंट्रोल। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। लेकिन इसी के साथ ही एक छोटे से वक्फे का वक्त है। वक्फे से वापस आते हैं तो अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से बात करते हैं शजरकारी के हवाले से और इस मुहिम के हवाले से जो नए वज़ीर आज़म साहब ने शुरू की है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम प्रोग्राम के इस हिस्से में बात कर रहे हैं शजरकारी मुहिम के हवाले से। और शजरकारी मुहिम का मकसद पाकिस्तान को बहुत सारे मसाइल से बचाना है। वो मसाइल हैं गर्मी के मसाइल, वो मसाइल हैं बारिशों की कमी के मसाइल, वो मसाइल हैं धुएँ और आलूदगी के मसाइल। और यही वो सारी चीज़ें हैं जिनको सिर्फ दरख्त लगाने से हल किया जा सकता है। और ये दरख्त जो हैं ये फल भी देते हैं, फूल भी देते हैं, ये साया भी देते हैं और आपको एक बेहतरीन और साफ़ सुथरी ऑक्सीजन भी देते हैं, हवा भी देते हैं। तो इसी हवाले से बात करेंगे, इसी कैंपेन के हवाले से। जैसा कि मैंने वक्फे से पहले बताया कि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महबूब हसन निज़ामी साहब, जो सोशल वर्कर हैं, और उनके साथ साथ मौजूद हैं मुस्लिम रज़ा साहब, जो एनवायरनमेंट के ऊपर काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं इसी कैंपेन के हवाले से। तो मैं सबसे पहले मुस्लिम रज़ा साहब से अपनी गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो शुरू करूँगा। अच्छा मुस्लिम रज़ा साहब, खुशी तो हो रही होगी कि वो एक मकसद जिसके ऊपर आप एक अरसे से, कई सालों से, मतलब हम आपस में यहाँ शो में भी बात कर रहे हैं, दूसरे दीगर चैनल्स पे भी आप इसी तरह इसी कैंपेन के हवाले से जिक्र करते रहे कि हमें दरख्त लगाने चाहिए, दरख्त लगाने चाहिए। तो आज पूरा मुल्क जो है वो दरख्त लगाने के लिए निकला हुआ है, आपके साथ खड़ा है। तो कैसा महसूस हो रहा है और इस कैंपेन के हवाले से क्या कहेंगे आप? फ़हीम, पहला सवाल का जवाब तो ये कि मैं यकीन करो अपने आप को दुनिया का इस वक्त खुशकिस्मत तरीन इंसान समझता हूँ। जब मुझे लोगों के फ़ोन्स आते हैं, SMS आते हैं, मैसेज आते हैं, वो कहते हैं कि मुस्लिम 10 साल पहले, 12 साल पहले हर जगह तो हर प्लेटफॉर्म पे यही बात करते थे, तो अब तो ये पूरी एक आग लग गई है। और अक्सर लोग में कहते हैं वो तुमने चिंगारी लगाई थी, अब वो शोला बन गई है। तो उस वक्त भी मैं फ़हीम आपको बताऊँ कि देखें, ये आज हमारे देखने वाले और सुनने वाले इस बात को समझ जाएँ कि कोई भी अच्छी चीज़ कहीं पर भी अगर वो कोई अमल है, उसका ज़रूर इसी दुनिया में एक रिज़ल्ट ज़रूर आता है। क्योंकि मैं इसकी मिसालें ऐसे भी देता था कि कितने हमारे, अगर हम पीछे जाएं तो हमें देखते हैं हमारे नबी ऐसे गुजरे हैं, हमारे ऐसे बड़े बड़े रहबर ऐसे गुजरे हैं जो अच्छी बात कहते थे, लेकिन कभी उन्होंने रिज़ल्ट ओरिएंटेशन पे नहीं सोचा उसके बारे में। क्योंकि रिज़ल्ट जो है वो हमेशा उस रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात देती है, और वो देती है। क्योंकि जब मैं बात करता था, यहाँ तक मेरे साथ फ़हीम हुआ है कि मुझे स्पॉन्सर नहीं मिला और मैं मतलब प्रोग्राम मुझे टीवी बंद करना पड़ गया अपना। उन्होंने कहा जी आपका प्रोग्राम, तो आप जो काम कर रहे हैं वो तो सोशल वैल्यू प्रोजेक्ट्स हैं, हमें तो कमर्शियल वैल्यू चाहिए। तो मैं उस वक्त भी मैं उनको ये कहता था, नहीं इंशाल्लाह इसी दुनिया में ये सब कुछ होगा और बड़ी जल्दी। आपका प्रोग्राम ये शजरकारी और बागबानी के हवाले से? हाँ, मतलब मेरा प्रोग्राम था अपनी सब्जियां खुद उगाएं, ताज़ा ग़िज़ा मुफ्त खाएं। चैनल का नाम नहीं मैं बता रहा, लेकिन ये था वो प्रोग्राम पे उसको लोग बड़े शौक से देखते थे। लेकिन बात ये हुई कि उन्होंने कहा जी आखिर में मुझे
आगे मुझे मैसेज ये दिया गया कि आप एक काम करें मुस्लिम साहब, किन चक्करों में पड़ेंगे, सोप ओपरा बना के ले आए 100 किस्तों का और हम उसको चला देंगे। तो ये आप ये क्या बताते हैं लोगों को, तुम सब्जियां उगाओ, तुम अपना फूड सिक्योरिटी पे काम करो, दरख्त लगाओ, इन्वायरमेंट सही करो, ये तो क्या। अब आप ये देखो फ़हीम, आज तुमने एक बात जो कही कि आज ये चीज़ें एक हमारी कैंपेन की सूरत है, पूरे पाकिस्तान का बच्चा भी से अवेयर है कि हमें दरख्त की कमी का शिकार हैं हम, और हमारा 4% फॉरेस्ट नीचे चला गया। तो तुम ये देखो कि यही बात जो है, हम जब किसी प्लेटफॉर्म पे बात करते थे तो उसका मैसेज तो गया ना, पूरी कौम को गया, और एक वक्त में उसका रिजल्ट हमारे सामने इस तरह आया। और जो तुमने अभी बात कही कि इससे पहले कौन सी ऐसी गवर्नमेंट थी जिसने ये इतना बड़ा स्टेप उठाया? नहीं, किसी को देखिए मसला, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मसले को मसला समझा ही नहीं जा रहा था, नहीं समझा रहा। और वही एक स्टीरियो तरीके से काम हो रहा था कि भाई ठीक है, शजरकारी का मौसम आया, मानसून आया, चलो भाई लगा दिया, जरा सा फोटो सेशन हो गया, ये हो गया, खत्म हो गया। लेकिन कम से कम किसी एक इंसान ने उसको एक कैंपेन बना के तो कौम को दिखाया ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये जब कोई भी काम रियासती सतह पे होता है ना, तो वो फिर इसी तरह होता है। बिल्कुल। तो इसी हम इंडिविजुअली जितना मर्जी जोर लगा लें किसी भी मकसद पे, बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बस लगे रहना चाहिए उस काम पे। कभी ना कभी जो है वो सारे लोग जब साथ मिल जाते हैं तो फिर उसका रिजल्ट, नतायज जो है ना, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर दरख्त ज़्यादा लगते हैं तो उससे हमें किन किन मसाइल से छुटकारा हासिल हो सकता है? सर देखिए, सबसे पहली बात, मैं ख़ुद भी डॉक्टर हूँ, और जितना दरख्त हम लगाते हैं इतनी अच्छी हमें ऑक्सीजन मिलती है, सबसे पहले बात। दूसरा, साया बहुत ज़रूरी है, क्लाइमेट चेंज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा हम लगाएंगे क्लाइमेट चेंज होगा, लोगों को अच्छी आबो हवा मिलेगी, सेहतमंद इंसान होगा। ग्रीन पाकिस्तान, जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और हम तो तमाम लोग पाकिस्तानी इस पे बड़ा फ़ख्र कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं। सर की बात को मैं कोट करूँगा कि सर ने तो बहुत ज़माने से, मैं समझता हूँ ये जो आज लोग दरख्त लगा रहे हैं, ये सर की शुरुआत है कि सर ने इतने साल से बड़ी मेहनत की, बड़ा रोल अदा किया। बूढ़ा समझते नहीं है वैसे मुस्लिम साहब। जी जी जी, वो तो शायद तुम लोगों की दुआएं जो इतना नजर नहीं, इस तरह नजर आ रहा हूँ मैं। वरना कल मैं डिप्रेशन में आ गया था, मुझे कुछ लोग ऐसे मिले थे तो कहने, हम उस वक्त आपके इंस्टीट्यूशन में आते थे, हम बहुत छोटे बात करते थे। एक ब्रेक का वक्त है जनाब, ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद बात करते हैं। अपने मेहमानों से कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में शजरकारी के हवाले से कि शजरकारी के फ़वाइद क्या क्या हो सकते हैं और हमें, हमारे लिए ये कितना अहम है इस मुहिम में हिस्सा लेना। डॉक्टर महबूब साहब से बातचीत का सिलसिला जारी था, एक कॉलर बीच में आ गए, पहले कॉलर से बात करते हैं, उसके बाद जो है ना फिर आपकी तरफ मैं बढ़ता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, कैसे हैं? याहिया बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम याहिया भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? आपके दोनों मौजूद मेहमानों की सलाम हो, और दरख्तों की बात हो, फूलों और पत्तों की बात हो, तो फिर मैं कहता हूँ कि ये ही लाइफ है। यकीन करें कि मेरा एक छोटा सा घर है फ़हीम भाई, लेकिन मैं सुबह मेरे पौधे लगे हुए हैं, कुछ गमले लगे हुए हैं, जिनको देख के मैं खुश होता हूँ। असल में हम लोग जो है ना, हम नेचर से हट गए हैं। अब मैं अगर मुस्लिम साहब बैठे हैं, इनको पता है एनवायरनमेंट के आदमी, देखिए जो एनवायरनमेंट होती है ना, हम बनाते हैं। हमने यहाँ बिल्डिंगों का, जंगलों, ये कंक्रीट के हमने यहाँ जंगल उगा दिए और असल दरख्त हमने खत्म कर दिए। अब इसमें हमारा क्या किरदार होना चाहिए, हुकूमत का किरदार होना चाहिए, एक सवाल है। बात ये कि अगर आप कहते हैं हम इतने पौधे लगा देंगे, इतने दरख्त लगा देंगे, अच्छी बात है, लेकिन फ़हीम भाई मसला ये होता है, एक पौधा लगाना, उसको फेंचना, उसको बड़ा करना, उसको मेंटेन करना एक जिम्मेदारी है। जी हाँ। तो अगर किसी ने पौधा लगाया मेरे घर के करीब, मेरे फुटपाथ में, तो मैं अगर इतनी कोशिश करके थोड़ा सा पानी उसमें डाल दूं, अगर उसको थोड़ा सा खाद डाल दूं, तो इसमें मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हम सबको मिलकर करना है। देखिए आज आप डैम की पानी की बात करते हैं, सब चीजों की बात करते हैं ना, तो पौधे ही एनवायरनमेंट को बनाते हैं। आप यकीन करें, इसकी इंपॉर्टेंस आप देख लें कि एक दफा ब्राजील पे सैंक्शंस लगने वाले थे, उन्होंने कहा हम अमेज़न के जंगल काट देंगे अगर आप हमें नहीं पैसे देंगे।
क्योंकि अमेज़न का जो जंगल है ना वो इकोलॉजिकल बैलेंस करता है दुनिया का। ये बड़ी समझने वाली बात है। ये तो हम आप बिल्डिंगें बना के हम एक यानी हमने ये सोचना ही सोच दिया कि हम किस हवा में सांस ले रहे हैं। ये कितने प्लांट्स है जो ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, अगर हम घरों में भी लगाएं, किसी को अवेयरनेस नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं होता, कोई बताई नहीं जाती, हम सियासत पे गुफ्तगू करते हैं। ये सही है। पौधे अगर नहीं हो तो हम तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। पौधे ना हो तो हम लकड़ियां कहां से हासिल करेंगे। अब मुस्लिम रजा साहब से मेरा सवाल है, मुस्लिम रजा साहब, बात ये नहीं है कि हमने कह दिया कि इतने पौधे लगा, अब इसकी प्लानिंग क्या है, मुझे ये बताएं, इसकी प्लानिंग क्या है? आपने क्या कंडीशन लगाई है किसी बिल्डिंग बनाते थे कि आप इसमें दरख्त की पत्तों की या दरख्तों की जगह छोड़ेंगे? आपने क्या प्लान किया कि आपने ग्रीन बेल्ट जो खत्म कर दी उसका अल्टरनेट क्या है? इसका जब तक ये जवाब नहीं होगा तो ये सब बातें बेकार हैं। आप जी, बहुत शुक्रिया या भाई, बहुत शुक्रिया। सही आपने कहा है, इन चीज़ों पे डिस्कस करना है। और एक चीज़ उन्होंने कि लकड़ियाँ कहाँ से लेंगे हम, वो तो ठीक है। ये जो लकड़ी के चक्कर में हमने इतने दरख्त काट दिए हैं और काटते आए हैं और अभी भी काट रहे हैं। जहाँ हम दरख्त लगाने की मुहिम चल रही है, जहाँ वहाँ पे ये काटने वालों के साथ भी कोई ख़ास, मेरा ख्याल है, एक कवानीन बनने चाहिए, सख्त कवानीन, और उसके ऊपर अमल दरामद भी होने चाहिए। या जो हैं ये बड़े हमारे पुराने हैं। जी हाँ, पुराने कॉलर हैं और बड़ा इनका रिसर्च ओरिएंटेड उनके की होती है, क्वेश्चंस भी बड़े अच्छे होते हैं। बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि आप इसके लिए क्या कर रहे हैं। देखिए, बात ये कि हम एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे तो काम कर सकते हैं। मैं अरबाब इख्तियार तो मैं खुद नहीं हूँ, मैं आप ही के प्लेटफॉर्म पे बैठता हूँ, जो सजेशंस होती हैं वो यहीं से बैठ के थ्रो करता हूँ। मानना ना मानना उनका काम है, लेकिन क्या है कि एक वक्त आता है जब आवाम में शऊर बेदार हो जाता है और फिर आवाम खुद एक प्रेशर ग्रुप बन जाती है और वो फिर बहुत उसकी आपको चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल उन्होंने सही बात कही है कि अब ये इतने हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, हमने क्यों नहीं, मैं तो इतने अरसे से कह रहा हूँ कि जब आप हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं तो आपको जिस तरीके से आप पार्किंग को कंपल्शन देते हैं उसमें कि अगर इफ़ यू विल नॉट गिव द पार्किंग, हम आपको परमिशन नहीं देंगे, एनओसी नहीं देंगे, यू कैन नॉट कैरी ऑन योर कंस्ट्रक्शन। इसी तरीके से आप कहेंगे जब एक हाई राइज बिल्डिंग बनती है तो उसके ऊपर रूफ टॉप गार्डन मस्ट होना चाहिए। इसकी मैं मिसाल तो मैं फ़हीम बताता हूँ। चाइना ने अभी वर्टिकल बिल्डिंग जितनी बना रहा है उसके साथ वो उसको आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं उस तरह कि उसके साथ ही वो एक गार्डन इरेक्ट कर रहे हैं उसके साथ ही, और वो कहते हैं हम एक साल में 25 टन ऑक्सीजन क्रिएट करेंगे इससे। तो एक तरीके से चूँकि मैंने बताया कि आबादी बढ़ रही है, हर मुल्क की आबादी बढ़ रही है, इसको रोक तो सकते नहीं आप, और बढ़ती चली जाएगी। तो उसके लिए आपको इस तरह के एक्शन, इस तरह के स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और मैं बड़े अफसोस से एक बात कहता हूँ कि जैसे 15 साल से मैं ये रूफ टॉप गार्डनिंग की बात कर रहा हूँ, आज 4 साल में फ्रांस की गवर्नमेंट एक रेजोल्यूशन पास करती है और उसमें कहती है कि हर अर्बन एरिया में ख़ास तौर पे हर वो बिल्डिंग जो नई बनेगी उसमें या तो एक रूफ टॉप गार्डन बनेगा या एक उस पर सोलर पैनल लगेगा। तो जब वो तो एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, हम तो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, हमें तो इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हम ज़्यादा पोल्यूटेड हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई पैरामीटर्स ऐसे नहीं हैं जिससे हम अपनी आबोहवा को सही कर सकें। तो अब ये लेजिस्लेशन का इस वक्त इसका एक जिम्मेदारी बनती है, कवानीन बनाने वालों के, लेजिस्लेटर्स का की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पर स्टर्न एक्शन करें और हर हालत में इसको यकीनी बनाएं कि आप इस तरह के असेंबली से बिल पास करें और उस पर बहुत सख्ती से अमल दरामद भी करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे हम आबो हवा के हवाले से कि अच्छा आबो हवा वो कितनी ज़रूरी है, आबो हवा का बेहतर होना, उससे हमारी ज़िंदगी पे क्या क्या असरात आते हैं। और एक चीज़ और भी मेरे जहन में आ रही है, जिस तरह हमारे यहाँ औसत ज़िंदगी है 58 से 62 साल, ठीक है, और दुनिया में ऐसे ममालिक भी मौजूद हैं जहाँ पे औसत ज़िंदगी है 88 से 92 साल। तो ये जो इतना बड़ा फ़र्क है, क्या इसके पीछे भी आबो हवा है? जी हाँ, बिल्कुल इसके पीछे भी आबो हवा है। जितना हम नेचर के करीब रहते हैं इतना ज़्यादा हार्मफुल और हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। अब देखिए, जो लोग कराची से हटकर, सिंध से हट के, पंजाब से हट के ऊपर के इलाकों में, गिलगित बल्तिस्तान में हैं, पेशावर वगैरह साइड पे हैं, और दूसरे एरियाज़ में जो आपके दीर वगैरह के इलाकों में, उनकी उम्र निस्बतन यहाँ से ज़्यादा होती है। उसके रीज़न ये कि क्लाइमेट की जो तब्दीली है वो वहाँ पर है, दरख्त ज़्यादा हैं, पोल्यूशन अच्छा है, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है। यहाँ गर्मी की सूरत हाल ज़्यादा होती है क्योंकि दरख्त नहीं है। दरख्त जितने ज़्यादा लगाएं इतना ज़्यादा अच्छा है, इस पर सेहत पे अच्छा है, मुरतब असर पड़ता है, इंसानी ज़िंदगी पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। सांस हमारी जो है वो ऑक्सीजन प्योरली हमें मिल रही होती है दरख्तों से। तो ये एक अच्छा अमल है गवर्नमेंट का भी और सरकार का कि दरख्त जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। और जहाँ रही सेहत की बात, तो सेहत के हवाले से, क्योंकि वो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ से,
पोल्यूशन नहीं है, आपको पता है, और जिस तरह यहाँ पे कराची की नस्बत और वहाँ की उम्र में ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है, वो यही रीज़न है कि वहाँ पे आब व हवा बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरी है, और लोगों की उम्रें भी इस तरह ज़्यादा हैं। सही हो गया। अच्छा मुस्लिम भाई, डॉक्टर साहब ने बड़ी सही बात की है कि मतलब जहाँ अच्छी फ़िज़ा हो हमारे यहाँ वो इलाके, तो वहाँ पे उम्र ज़्यादा है। जिस तरह वो अभी कहाँ की हुंजा की बात कर रहे थे ना, बिल्कुल। हुंजा में वहाँ औसत जो है वो तकरीबन 80 साल के करीब 80 साल 90 साल, और उसमें लोग इतने फिट होते हैं क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल जो है ना बड़ा नेचुरल है, जिसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। हम ऑर्गेनिक की क्यों बात? अच्छा, ऑर्गेनिक के साथ साथ अब ये भी चीज़ हमें इस पर भी गौर करना चाहिए कि जितने भी गांव देहात होते हैं, हाँ। ठीक है, वहाँ पे कम से कम खाने की चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनिक होती हैं, ठीक है, और वहाँ पे फ़िज़ा जो है वो शहरों की तरह उस तरह वो आलूदा नहीं होती। बिल्कुल। वहीं पे हमें दरख्तों के नीचे बाबे नज़र आते हैं। हाँ, ठीक ये है। आपने बड़ी जबरदस्त बात कही है, जी, बहुत वो जबरदस्त बात देखे कही। वो बिल्कुल। सारे इकट्ठे बैठे होते हैं। बिल्कुल, उन उम्रों के लोग हमारे यहाँ हमारे शहरी आबादियों की गलियों में मोहल्लों में नहीं नजर आते। मुश्किल से कोई एक पूरे इलाके में एक साहब होंगे जिनकी उम्र 80 साल, बिल्कुल। और वहाँ आराम से जो है ना वो 90 साल 100 साल के लोग मिल जाते हैं हमें। और क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल नेचर से बहुत करीब होता है, और उसमें वो जिस तरह तुमने कहा कि यहाँ के हमारे यहाँ के तो बाबे तो नजर भी नहीं आते अब। जी, मतलब जी, थोड़े जी, अरसे जी। में बाबा गायब हो चुका होता है, पता लगा वो सही चला गया, बात। ऊपर चला गया वो। सही तो बात। ये बिल्कुल नेचुरल बात है। सर एक वक्फे का वक्त आ गया, वक्फे से वापस आते हैं तो बारिशों के हवाले से बात करेंगे। बारिशें हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं और इन जंगलात के बढ़ने से बारिशों की तादाद भी क्या बढ़ती है और ये कैसे सारा होता है मामला, ज़रा इस बारे में बात करें। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आज न्यूज़ कैफ़े में प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं शजरकारी के हवाले से। अच्छा मुस्लिम रज़ा साहब, जैसे कि पौधे लगाने की बात हो रही है, हम सब पौधे तो लगा रहे हैं, उन पौधों को दरख्त बनने में वक्त लगेगा, कई साल लगेंगे, बिल्कुल है ना? लगेगा। मगर वो जो हमारे पास जो पौधे लगे थे कई सालों पहले किसी ने लगाए थे, जो जवान जो दरख्त हैं उनको इतनी बेदर्दी से काटा जा रहा है और एक पूरा माफिया है जो आज भी इन दरख्तों को, इन जंगलात को काट रहा है। तो क्या उनके खिलाफ भी एक्शन लेने की हमें ज़रूरत है फौरी हंगामी तौर पे? बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, क्योंकि मैं हमेशा ही बात ही कहता हूँ कि आज हमारा सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, आज हमारे बच्चे बड़े एक्टिव हैं, बड़े अवेयरनेस क्रिएट हो गई है। तो उसमें ये होता है कि इन लोग, ये माफिया जो होता है, हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ, इनका दिल बहुत छोटा होता है। क्योंकि फ़हीम देखो, जो हक पे नहीं होता ना, वो चाहे कुछ भी कर ले, होता बुज़दिल है, बेसिकली बुज़दिल होता है। और एक दफ़ा जब उनको ये पता लग जाता है कि लोग अब हमारे पर एक विजिलेंस रख रहे हैं, हमारे पर एक वॉच डॉग मौजूद हैं, तो वो इतनी धड़ल्ले से काम नहीं करते। अभी मैं बताऊं कि देखो, कॉर्नर कॉर्पस इरेक्टस का जो एक यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई हुई है, उसमें भी ये माफिया बहुत इनकी आंखें, इनके दांत लगे हुए ड्रैकुला की तरह। हाँ, कि किसी तरह तरीके से बस हमारा दाव लगे तो हम ये सारे दरख्तों को काटें बेदर्दी से। और उसके बाद इसकी सारी टिम्बर इज़ वेरी कॉस्टली। यानी आप ये देखें कि इस वक्त जो जलाने की लकड़ी जो है ना, वो 25 रुपए किलो है। 25 रुपए किलो, जो आप लोग बारबेक्यू खाते हैं बड़े मजे ले लेके, वो यही लकड़ी है जिसे कोयला बनता है, उसी कोयले को जलाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें हर हालत में इसको अच्छा ये बताएं, प्रूफ बनाना है। कॉर्नर कॉर्पस पे बारबेक्यू अगर हो तो वो जायज़ है? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं समझता कि उसकी वजह ये है कि हमने जो है कॉर्नर कॉर्पस जो लगाया है 20 लाख तक लग चुके हैं। मैं हमेशा ही बात कहता हूँ, देखो वो काम ही कर रहा है, वो भी फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, उसके रिपरकशन देखिए। हमने सफेदे की बात करते थे, सफेदा एक दरख्त है जो यूकलिप्टस, जी हाँ, तो उसमें क्या होता था, माचिस की तीलियां बनती थी उसमें, कच्चा दरख्त होता था वो, लेकिन क्या था कि वो अंडर वाटर टेबल का जो पानी होता था उसको पीता था। जी हाँ। तो उसकी वजह से हमारे क्या हुआ कि पंजाब में इसको अपरूट किया गया इसी वजह से। तो देखो, कोई दरख्त ऐसा नहीं है जो आपको सिर्फ नेगेटिविटी देगा, पॉजिटिविटी भी मौजूद है उसकी, लेकिन क्या है कि उसको
कुछ ऐसे दरख्त जो हमेशा मैं बात करता था, मैं अफसोस और दिल को बड़ा दुखन होती थी कि जब ये कॉर्नर कॉर्पस लग रहे थे, जब मैंने इस पर आवाज़ उठाई थी तो उस वक्त किसी ने नहीं सुनी बात, ठीक है, उस वक्त लोग फिरौन बने हुए थे उस वक्त सारे। तो बात यह है कि हमारे अपने नेटिव ट्रीज़ हैं, वो जल्दी तैयार भी हो जाते हैं और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं इसके हवाले से कुछ बताइए थोड़ा सा कि हमें अगर ये दरख्तों से जो फल और ये जो फूल बीज ये सारा कुछ छाँव ये इनसे हमें जो है हमारी ज़िंदगियाँ किस कदर जो है वो बेहतरी की तरफ आ सकती हैं? सब बेहतरी तो यह है ना कि देखिए जिस तरह हम प्लांटेशन की तरफ अब बात कर रहे हैं, आज का मौजू है, तो हमें तमाम किस्म के दरख्त लगाने चाहिए। और मुस्लिम साहब ने सही कहा बिल्कुल कि एक दरख्त अगर हम नीम का लगा रहे हैं तो दूसरा आम का मैंगो का होना चाहिए। इस तरह तब्दील करके जिस तरह हम लगाते हैं होने ज़रूरी है बहुत। और इसी तरह फूलों की जब बात करते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के फूल हैं, वो हमारे लिए फल हैं कितने किस्म के। तो ये तमाम चीज़ें अगर होनी चाहिए तो मैं समझता हूँ ये फ्रूटफुली बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। और इससे अच्छा एटमॉस्फेयर भी अच्छी बनेगी, एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा, हमें नेचर के करीब होंगे। सही। अच्छा, दवाइयाँ भी डॉक्टर साहब बनाएंगे फिर उन फूलों से निकल के दवाएं बन सकती हैं। अच्छा मुस्लिम भाई, बारिशें हमारे यहाँ कम होती हैं, ठीक है, कम होती हैं, हो ही नहीं रही भाई। हाँ नहीं, वो कुछ इलाके हैं जहाँ पे हो रही हैं, मगर उससे वो पूरे पाकिस्तान का पेट नहीं भर रहा। तो क्या जंगलात से बारिशों का भी कोई ताल्लुक है? ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बयान कीजिए। जंगलात से जो है बारिशों का बहुत गहरा ताल्लुक है, गहरा ताल्लुक। अच्छा। और मैं हमेशा ये बात भी कहता हूँ यार, ये तो प्राइमरी का बच्चा भी जानता है कि जंगलात से बारिशों का बहुत गहरा ताल्लुक है। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली फिर वही बात आ जाती है घूम फिर के कि फॉरेस्ट चूँकि ख़त्म होता जा रहा है, 3.8 पे हम आ गए हैं। तो जब 3.8 को हम मेंटेन करेंगे तो हम रेन को अट्रैक्ट कैसे करेंगे? मतलब हमारे पास तो देखो ना, रेन को कि रेन जो है, जो दरख्त हैं वो रेन को बारिशों के मेज़बान होते हैं वो, ठीक है ना। अच्छा। बारिशें मेहमान होती हैं और दरख्त जो है उनके मेज़बान होते हैं। अब उन मेहमानों को पता है कि हमारे मेज़बान के पास अपना खाने को तो कुछ है नहीं, तो हम उसके घर में जाके बैठेंगे तो हमें क्या खिलाएगा वो? तो कहते हैं भाई इसे छोड़ो, दूसरी तरफ निकल चलो जहाँ पर वो मेहमान वहाँ मेज़बान मौजूद है हमारी। अच्छा, ये जो दरख्त जो ग्रीनरी जंगलात होते हैं ये बादलों को खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, मॉइस्चर क्रिएट करते हैं और ये इन्वायरमेंट को, पूरे इकोलॉजी को मेंटेन करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। और ये दैट इज द मेन कॉज टू अट्रैक्ट रेन्स। अब क्या है कि अच्छा, इसके बारे में ये भी कहा गया सदका जारिया है दरख्त लगाना। सदका जारिया दीनी एतबार से हमें कितनी मोटिवेशन मिलती है ना फ़हीम अब्बास, मुझे आप ये बताओ कि अगर तुम कहीं जाओ, बाहर निकलते हो, कभी तुम्हें थोड़ी सी गर्मी लगे और तुम किसी दरख्त के नीचे चले जाओ, तो जो तुम्हें एहसास होता है ठंडक का, वो तुम दिल से दुआ नहीं भी दोगे तो जिस बंदे ने वो दरख्त लगाया है, जिसकी वो काविश है, उसके क्रेडिट में उसकी ये नेकी पहुंच गई। ये तो ऑब्वियस बात है। और हमारे यहाँ तो देखो, हम जिस दीन के फॉलोअर्स हैं उसे तो हमें सिखाया ही यही है कि भाई दरख्तों को तो इस पे, मुझे अभी एक स्कॉलर, मैं रिलीजियस स्कॉलर के साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा, उन्हें तकरीबन 30 हदीसें सुनाई मुझे जो दरख्तों पर हैं, कि मतलब ये कि अगर तुम कहीं हमला करो तो बच्चों को ना कत्ल करो, खड़ी फसलों को ना जलाओ, उनको ना तबाह करो, दरख्तों को ना काटो। क्यों? क्योंकि ये तो हमारी फूड चेन है। अगर हमने एक दफ़ा अपनी फूड चेन से निकल गए तो हम तो ग़िज़ाई से मारे जाएंगे। बिल्कुल सही होगा सर। थैंक यू सो मच मुस्लिम रज़ा साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर महबूब हसन साहब, आपसे बड़ी एक अच्छी गुफ्तगू रही। तो दोस्तों, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल होंगे। पहले हिस्से का वक्त अपने ख़त्म की तरफ है और मैं सिर्फ यही कहूँगा पहले हिस्से के मौजू के हवाले से कि हम सबको अपनी ज़िंदगी में कम अज़ कम एक दरख्त ज़रूर लगाना है। अगर आपने लगाया है तो आप और लगाइए, और अगर आपने नहीं लगाया अभी तक अपनी ज़िंदगी में कोई दरख्त, तो फिर सोचिए और उसे जल्द से जल्द दरख्त लगाइए और इस मुहिम में अपना हिस्सा डालिए। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और मेहमान होंगे जिनसे बात होगी एक अहम मौजू पे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो गए। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं इनसे हम बात करेंगे हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से कि हर्बल ट्रीटमेंट
किस तरह हमारे लिए मुफीद है और इससे हम किन किन अमराज से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और अपनी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैं तारुफ़ कराऊँगा हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराऊँगा यूसुफ लोधी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। ज़रा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं लोधी साहब? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। हमारे दूसरे मेहमान आदिल लोधी साहब, नौजवान हर्बलिस्ट, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर आप ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ग्रेट। लोधी साहब आज हम किन अमराज के हवाले से बात कर रहे हैं, हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से ज़रा थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। देखें, सोराइसिस के सिलसिले में जो है ना आज का टॉपिक है। सोराइसिस एक ऐसा मरज़ है कि जो अमूमन कहा जाता है लाइलाज है। अच्छा। और अक्सर जो है ना मौलज खुद ही कह देते हैं कि भी ये मरज़ आता जाता रहता है लेकिन ये कब्र तक साथ जाता है, यानी इसके ख़ात्मे की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हर्बल के अंदर इसका इलाज है। देखिए, इस मरज़ के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आती है, ये मरज़ होता क्यों है। जब तक हमें काज नहीं मालूम होगी तो हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो किस तरह से उसको फ़ायदा होगा। हमने उसको आया, हमने देखा इसको ज़ख़म है या इसको ख़ारिश है या कुछ, हमने उसको मरहम दे दी और उसे बताया नहीं कि किस वजह से होता है, क्यों होता है। अब वो ले तो गया दवाई, ले जाने के बाद उसे इस्तेमाल करी, लेकिन वो अपना हर चीज़ खा पी रहा है। यानी मर्ज की जड़ से ख़त्म करना, जड़ से ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि उसको वो काज बताई जाए कि जिसकी वजह से ये मरज़ पैदा हुआ है। और हमारे अलमिया ये है कि लोग नहीं बताते। मौलिक जो है ना वो अपने पेशे से मुखलिस हैं या नहीं अल्लाह पता, लेकिन उनको वो बताते नहीं। वो कहते हैं हर चीज़ खाओ, और वो हर चीज़ खाते हैं और मर्ज़ बढ़ता जाता है। जूँ दवाई करते हैं वैसे वैसे मर्ज़ बढ़ता जाता है। मुख्तलिफ़ ममालिक से आते हैं, यहीं से नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इस मामले में मतलब ये कि मेरी तहकीक है और उस शोहरत को देखते हुए बाहर के ममालिक से लोग आते हैं और इस दवाई के लिए और इसके इलाज के लिए, और उनको फ़ायदा होता है। और आने के बाद वो मुझसे पूछते हैं जी हमने क्या अमेरिका में इलाज कराया, लंदन में इलाज कराया, मुख्तलिफ़ ममालिक में घूम फिर कर आ गए, लेकिन हमें इससे कोई अफाका नहीं हुआ है। और ये मरज़ का जो अपना वो बताते हैं कि कितने अरसे, तो 20-20 साल, 25-25 साल हो गए, 30-30 साल हो गए। एक इसी तरह से मरीज़ आया मेरे पास, वो कह रहा है जब मैं 3 साल का था तो मुझे ये मरज़ लगा, 3 साल का, और मैंने दुनिया का कोई मुल्क नहीं छोड़ा जहाँ मैंने इसके इलाज के लिए नहीं गया। और आज मुझे यानी 30 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन मरज़ मेरा जिस्म देखें तो आप उसको देख नहीं सकते थे, इस कदर बढ़ा हुआ था पूरे जिस्म के अंदर। अब वो कहते हैं आप इसका सुना, किसी ने कहा था तो हम आ गए आपके पास। मैंने कहा देखिए शिफा अल्लाह के हाथ में। पहली चीज़ आपको ये करनी है कि आपने जो जो ग़िज़ा खाते हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना होगा। ठीक है। अब जैसे आप छोड़ेंगे रिज़ल्ट उसके बाद आप खुद देखिएगा बेहतर आना शुरू हो जाता है। और उसके बाद में जब नेक्स्ट टाइम आप मेरे पास आएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशखबरी ही सुनाएंगे, ये नहीं कहेंगे कि मुझे मरज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वह कितना ही पुराना मरज़ क्यों ना। सही 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 सही। और यही चीज़ होती है। बात ऐसे लेकर है हाथ, गले हुए हाथ उनके, कह रहे कि हम ना रोटी पका सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं, ना मतलब कुछ कर, ये हाल है मेरा। और ये इसी तरह से पैरों का हाथ। और ये तकलीफ दे भी होते हैं? तकलीफ दे होता है, जारी बात है। खारिश होती है, ईचिंग होती है, उसके अंदर फटा हुआ था, उसके अंदर ब्लड आता है। अब वो क्या करें, किसी जगह लगाते हैं कोई चीज़, हवा लगी या उसके अंदर पानी लग गया तो उसका और ऐसे लगा जैसे किसी ने मिर्चें छिड़क दी। तो ये फैलता जाता है एक जगह से, ऐसा भी होता है कि बेहतर हो दूसरी जगह पे मुंतकिल होता जाता है? बिल्कुल। अगर आप जैसे हम कहते हैं परहेज़ नहीं करेंगे तो ये और बढ़ेगा और ये दूसरों को भी मरज़ लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो अपने कोई लेडीज़ है और वो अपने बच्चों के सर पे कभी मालिश कर रही है, कभी नहला धुला रही है, तो उसके हाथ में है तो बच्चे को लग जाएगा। इसी तरह वो बच्चियों के सरों में ये मरज़ आता है, उम्र में आता है, ये इसके जॉइंट पर आता है, जोड़ों पर आता है। लेकिन अगर ये किसी के चेहरे पर आ जाए और वो आए हमें दिखाए तो हम इसको ये तहकीक करते हैं कि इसको इस चेहरे पे आया कैसे, क्योंकि इसकी रूट्स ही नहीं है, शुरू में इब्तिदा होती ही नहीं है वहाँ पर। तो हम उससे कहते हैं कि पहले ये बताइए कि आपके घर में किसी को है, तो वो फिर बताते मेरे हस्बैंड को था, उसके बाद मुझे हुआ, फिर वो मेरे हाथ में था। तो मैंने कहा बेटा ये आपने इन्हीं का सत्यानाश किया, ये लगता है। और कहते डॉक्टर तो कहते लगता ही नहीं है, मुआलिज कहते लगता ही नहीं किसी को। और मैं कह मेरे पास इतने पेशेंट हैं। अच्छा, हर्बल ट्रीटमेंट के एतबार से ये किसी दूसरे इंसान से भी लगता है जी। अच्छा, इस पर मजीद बात करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ होल्ड पे अंदर इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? सैर बात कर रही हूँ कराची से।
जी, आपको खुशामदीद कहते हैं। सैम साहब मैं क्या इनसे कहेंगे? पूछना चाहती हूँ, ये जो सोराइसिस मर्ज है, ये क्या काबिल इलाज है और ये क्या महंगा है काफ़ी, कितने अरसे होता है इसका इलाज? ठीक है, ठीक है। और ये क्या जो जिल्द पे दाने निकलते हैं, क्या वो भी इसी की अलामत है? ठीक है, ठीक है, हम आपके सवाल को ज़रूर शामिल करते हैं। आदिल साहब, आप बताइए कि ये मतलब कितना महंगा इलाज है और कितने अरसे में इसका इलाज होता है, और ये जो दाने होते हैं क्या ये भी इसी की ही एक कड़ी है? देखें, जिस्म पे दाने होना तो मुख्तलिफ़ चीज़ों की वजह से हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं वो सोराइसिस हो। अगर ख़ारिश होती है तो एक बड़ी अलामत है सोराइसिस की। दाने तो जो बनेंगे उसमें पानी होता है और उसको खुजाने से वो फट जाते हैं दाने, और फटने से जहाँ जहाँ वो पानी फैलता है वहाँ वो स्किन ख़राब करना शुरू कर देता है। ये सोराइसिस की बुनियादी एक अलामत है। दूसरा रही बात कि ये महंगा या सस्ता है, तो सबसे बड़ी खुशखबरी की बात तो ये कि इसका इलाज मुमकिन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब तक कई पेशेंट्स को जो कि हमारे मुल्क के अंदर या बैरून मुल्क से आए, वो तक इस बात से हैरान है कि डॉक्टर्स, बड़े बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि इसका इलाज नहीं है, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कई पेशेंट्स को क्योर किया है। एक तो होता है कंट्रोल के वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा हो जाए, किसी ट्रीटमेंट से दोबारा हो जाता है। चूँकि हमने इसकी कॉजेज़ को संभाल लिया, उसको कवर कर लिया, कंट्रोल करवाते हैं कि आपने इन फैक्टर्स से बचना है, तो डेफिनेटली जब हम थोड़ा सा भी ट्रीटमेंट जो शुरू कराते हैं उनको, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और वो मुकम्मल ठीक भी हो जाते हैं। और कोई एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट नहीं है ये क्लिनिक पर एक दफ़ा हमारे तशरीफ़ ले आएँ, जिसको भी है वो देख के फिर हम बता सकेंगे कि आया ये आपको सोराइसिस ही है या कुछ और है। बिल्कुल सही। जहाँ तक इन्होंने कहा कि कितने अरसे में, देखिए हमारा काम दवाई देना, परहेज आपका काम करना, शिफा अल्लाह के हाथ में है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर इन चीज़ों पे अमल कर लिया जाए, तीनों चीज़ों पे, कि दवा हमारी खाएं, परहेज़ खुद करें और अल्लाह के ऊपर, इसके ऊपर निगाह रखें, अल्लाह शिफा देने वाला है। तो इंशाल्लाह एक दफ़ा जब दवाई लेके जाते हैं तो नेक्स्ट वीक जब वो आते हैं तो उनमें बेहतरी होती है, और हम कहते हैं कि अगर बेहतरी हो तो आना, वरना नहीं आना। हाँ। और जितनी परहेज़ वो ज़्यादा करते हैं उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है। नतीजा ये है कि टाइम का हम नहीं बताते, क्योंकि जितने भी इसके मौलिज हैं वो ये कहते हैं कि ये आना जाता रहता है और ये कब्रिस्तान तक साथ जाता है। और हमारा ये कहना है कि सिर्फ 1 साल, चाहे वो 2 दिन में ठीक हो जाए, चाहे 15 दिन में ठीक हो या 10 दिन में ठीक हो, लेकिन हम उससे कहते हैं कि 1 साल तो आप रख लें। लेकिन ये ना कहें कि ये नहीं समझना कि जो मैंने 1 साल कह दिया वो 1 साल के अंदर ही। शिफा अल्लाह के हाथ में। और आप ये देखिए कि मैं कहता हूँ कि जब आप दवाई लेके जाते हैं तो फर्स्ट वीक के अंदर ही आपको रिजल्ट उसका मिल जाता है। और मेरा ख्याल है कि ये 1 साल का वक्त कोई इतना ज़्यादा नहीं है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो बचपन से या कई दहाइयों से साथ लेके मर्ज को चल रहे हैं, उनके लिए तो 1 साल मैटर नहीं करता है। अच्छा सर, आप बता रहे थे कि इसके इलाज हमें कुछ खाने पीने का परहेज़ जो है वो बहुत लाजमी है कि एहतियात करनी पड़ती है, परहेज़ करना पड़ता है, तो फिर जो है ना साथ दवा खानी पड़ती है, तो इलाज इसका जो है ना फ़ौरन मुमकिन हो जाता है। मगर एक सवाल हमारा बीच में रह गया कि आखिर ये होता क्यों? ऐसे वो जिस्म में क्या तब्दीलियां आती हैं कि ये मर्ज जो है इसकी नशोनुमा हो जाती है और ये एक पैदा हो जाता है, और या ऐसी कौन सी जिस्म में किस चीज़ की कमी होती है कि इस मर्ज को जो है ना वो देखना पड़ता है लोगों को? देखिए, इसके अंदर जो ये मर्ज जहाँ से इसकी इब्तिदा होती है वो होती है तिल्ली। अच्छा। जब तिल्ली मुतासिर होती है, और वो क्यों होती है कि हम जो ग़िज़ाएँ खा रहे हैं आजकल, हाँ, मुख्तलिफ़ केमिकल लगे हुए हैं और उनको हम इस्तेमाल करते हैं, और बाद ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारी ग्रोथ को ज़रूरत से ज़्यादा अपना डेवलप करते हैं, उसकी वजह से हमारी जो तिल्ली ख़राब होती है। जब तिल्ली ख़राब होती है तो वो कन्वर्ट करती है हड्डियों के गूदे की तरफ इस मरज़ को। और ये मरज़ ऊपर से नहीं आता, दाना तो आ गया ऊपर, आपको मालूम हो गया मुझे यहाँ से शुरू हुआ है, लेकिन ये जाता है जिस्म के अंदर, हड्डियों के अंदर, गूदे के अंदर, जो हड्डियों के अंदर लुआब है ये उसमें जाता है, और उससे ये फिर बाहर निकलता है जिस्म के अंदर से। पूरे जिस्म में तो आपका फैल गया, हड्डियों में चला गया, समझ लीजिए अब ये गया। लेकिन जब आने से पहले वो आने जो जॉइंट है हमारे, उस जगह ये हाथ पे, ये नाखूनों के ऊपर ये आना शुरू होता है। और इसकी अलामत ये है कि हम जैसे बैठे हुए, अगर कोई पेशेंट आता है वहाँ किसी मरज़ में आया हो, तो हम उसके ऊपर निगाह रखते हैं कि इसके हाथ पैर कैसे हैं। तो हमारी निगाह ये होती है कि कहीं इसके हाथ के ऊपर तो ये मरज़ तो नहीं आ रहा, और अब वो दवाई किसी और चीज़ की लेने आया, लेकिन हम उसको बोलते हैं हाथ दिखाइए, हाथ दिखाते, तो हम काले निशान देखते और उसको बताते हैं कि ये मर्ज़ आपके। तो मर्ज़ के आने से पहले उसके असरात मिलना शुरू हो जाते हैं? जी जी बिल्कुल। ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फे के बाद आप दोस्तों की खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और हमारे साथ आज यूसुफ लोधी साहब और आदिल लोधी साहब मौजूद हैं। हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से बात हो रही है और ख़ास तौर पे जल्दी अमराज के बारे में बात हो रही है और जल्द के जितने भी अमराज हैं उनमें सबसे जो बड़ा मर्ज़ सोराइसिस उसके बारे में बता रहे हैं। अच्छा यूसुफ, वक्फे से पहले जहाँ बात कर रहे थे कि अगर ये मर्ज़ होने वाला हो, ठीक है, तो मतलब इसके जो बेसिक जो निशानदेही है वो कैसे हो सकती है कि ये मर्ज़ अभी शुरू होने वाला है और इससे हमें बचना चाहिए, तो वो क्या क्या सिम्टम्स उसके क्या क्या हैं? कुदरत ने जो भी मर्ज़ आता है तो उससे पहले थोड़ी बहुत उसकी जो है ना वो आ जाते हैं असरात, यानी उसको इंडिकेट करता है जिसमें उसकी बॉडी के यहाँ पर ये मर्ज़ काले बादल आ जाते हैं, आना जरूर। इसी तरह से जब ये मर्ज़ आने वाला होता है तो उंगलियों को देख ले, हर आदमी अपने जो है ना उंगलियों की तरफ देख ले ऐसे। अब वो देखेंगे कि ये जो जॉइंट है उंगलियों के ये काले होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, काले होना शुरू हो जाएंगे। ये पूरी ये सही रहेगा, ये हिस्सा सही रहेगा, ये इतना हिस्सा से रहेगा, ये हिस्सा अगला और ये जॉइंट जितने ये हल्के हल्के से कालापन इनमें आना शुरू हो जाएगा। और दूसरी अलामत इसकी होगी ये जो नाखूनों का शेप है ये बिगड़ जाता है। हाँ, जैसे अभी आ रहे हैं ना बिल्कुल सही है, लेकिन जिसको ये मर्द होने वाला होगा ना तो उसके फिर नाखून जो है ना इसकी ग्रोथ रुकती है, ये रोकता है। ये मर्द सबसे पहले इसको रोकता है, नाखूनों की ग्रोथ को। और नाखून ज़बरदस्ती निकलते हैं क्योंकि इन्होंने बढ़ना होता है हर हाल में, तो वो टेढ़े मेढ़े निकल रहे होते हैं। तो वो टेढ़े वेढ़े निकलते हैं, लाइनें आना शुरू हो जाती हैं। अगर उसको इस तरह से तोड़ा जाए नाखून को तो ऊपर का हिस्सा ऊपर हो जाएगा, नीचे का नीचे हो जाएगा। ये सबसे पहले इसकी अलामत है। तो अच्छा, इस स्टेज पे इलाज आसान है? बिल्कुल बहुत आसान है। अच्छा। फौरी मतलब ये का परहेज करना शुरू कर दे, कोई ट्रीटमेंट ना, कोई किसी किस्म का ना ले। ऐसी ग़िज़ाएँ हैं उनको हम कह देते हैं कि इनको परहेज करें, उसी से ठीक हो जाता है। मगर अच्छे मालिज को दिखा दे जाके। जी हाँ, फौरी दिखा दें। जी हाँ, इसके रेशोज जो है ना पहले के मुकाबले में बहुत बढ़ते जा रहे हैं। पहले हमारे पास जैसे पेशेंट्स आते थे, कोई 10 में से कोई एक आधा निकल आता था बहुत मुश्किल से सोराइसिस का पेशेंट। बट आजकल ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को ये बीमारी है और वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि अवेयरनेस की वजह से कि ये आया क्या मर्ज़ है। ये भी एक वजह है। ये भी वजह है। अच्छा, आज से कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? मैं स्मैरा बात कर रही हूँ जड़ावाला से। मुझे ना ये जो डिजीज है ना सोराइसिस, इसके बारे में पूछना है, मेरे बहनोई को है। अच्छा, सुमेरा आप बात कर रही हैं, तो उनको कब से है, कुछ पता है आपको? उनको 10-15 साल से है ये डिजीज। ठीक है, आप कुछ सवाल उनसे पूछ लीजिए। कॉल पे बता देंगे। हेलो डॉक्टर। जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। बेटे इसके अंदर जो है जो अपना ट्रीटमेंट किसी से करा रहे हैं तो जो मेडिसिन दे रहे हैं उसमें गर्म दवाइयाँ, वो ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं, वो दवाई मिलती है यहाँ से हमारे गांव से जी, वही ऊपर लगाते हैं। खुश्क डिजीज है जिल्द के ऊपर, रेड रेड निशान हो जाते हैं, ऊपर सफेद होता है और डॉक्टर ने उसे सोराइसिस बताया है। जी बेटे, इसके लिए जो है ना आप उसकी तस्वीर जो है ना व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, तो हम आप उसको देख के तस्वीर को हम उसका ट्रीटमेंट बता देंगे और इसके अंदर जो ग़िज़ाएँ खानी हैं वो भी लिख देंगे, बता देंगे। और इसके अलावा परहेज़ बहुत सारी चीज़ों का वो आपको करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह सारा कुछ करेंगे। डॉक्टर ने बताया कि इसका ना मुश्किल इलाज नहीं है। बेटे इसका 100% इलाज है, ये कहना टोटली गलत है और अल्लाह की ज़ात से नाउमीद ना हो। आप देखेंगे इंशाल्लाह हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ही जो ना फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। अगर आप परहेज़ करेंगे तो जड़ से ख़त्म होगा। और इतने नहीं, मैं आपको सैकड़ों मरीज़ ऐसे बता सकता हूँ कि जो जड़ से जिनकी मर्ज़ ख़त्म हुआ है और उनके नामो निशान तक के नहीं रहे। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर होता है कि जिसको हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हम कहते हैं कि इसके लिए आप सही भी हो जाएंगे, उसके बावजूद आपने 2 साल तक परहेज़ करना, ठीक होने के बावजूद। अगर आप कर लेंगे तो ज़िंदगी भर का मैं आपको लिख के देता हूँ कि नहीं आएगा ये मर्ज़। सही। अच्छा आदिल यूसुफ, जैसे इनका ताल्लुक जड़ावाला से है, किसी गांव से ये बता रही हैं, तो इन लोगों के लिए तो यहाँ कराची आना एक मुश्किल भी है, किसी के लिए भी इतनी दूर से। तो क्या पंजाब में जो ब्रांच है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए ताकि थोड़ी सी
हाँ, लाहौर में आसानी हमारा होगी। क्लिनिक वहाँ कलमा चौक सेंचुरी टावर पे है, वहाँ पे होते हैं कामरान खान हर्बलिस्ट, तो वहाँ पे भी ये जा सकते हैं अगर उनके नियरेस्ट हमारे है से शो में लाहौर। आते भी रहे हैं वो बीच जी में। जी, वो उनके कांटेक्ट नंबर्स भी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, तो कांटेक्ट करके वहाँ पे भी जा सकते हैं, या फिर हमसे कांटेक्ट करके अपनी तस्वीरें, जैसे इनके बहनोई को है तो वो तस्वीरें थोड़ी सी भेज दें। कुछ क्योंकि सोराइसिस भी मुख्तलिफ इकसाम के हैं, तो हमें चेक करना पड़ता है ये कौन सी वाली किस्म है, क्या ये फैलने वाली है, क्या ये रुक जाएगी, क्या कंडीशन है, तो वो उसे देखते हुए फिर हम ट्रीटमेंट जो है इनको कोरियर के थ्रू भी भेज देते हैं। अच्छा, ऐसा भी मुमकिन जी है। जी, वो फिर उनसे फीडबैक हर 15 दिन के बाद हम तस्वीरों की सूरत में लेते रहते हैं। जैसे पेशेंट हमारे पास सामने आके बैठता है तो हमने एक्चुअली कंडीशन ही देखनी है स्किन के ऊपर कि क्या नौयत है, पहले के मुकाबले में कितनी बेहतरी है, वही चीज़ वो हम कहते हैं आप तस्वीरों में हमें भेजते रहें, ताकि हम अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करते रहें, आया आपको इसकी कोई कंडीशन चेंज तो नहीं हो रही। अक्सर ऐसा भी होता है कि एक ही पेशेंट को ये 2-3 इकसाम एक साथ हो जाती हैं, जैसे इन्वर्स सोराइसिस है, साथ में प्लाक सोराइसिस भी हो गया, साथ में स्कैल्प भी हो गया। अब ये 3 किस्म के सोराइसिस एक ही बॉडी के अंदर मौजूद हैं, तो हमें उन तीनों को नज़र में रखना होता है, क्योंकि तीनों की सिम्टम अलग अलग हैं और तीनों की लोकेशंस अलग अलग हैं, तो तीनों को मेंटेन करना पड़ता है। क्योंकि हम बताते हैं जैसे 15 साल हो चुके हैं उनको इस बीमारी को, जो है जिसका शिकार हुए हैं ये सोराइसिस का, तो ऐसे मरीज़ों को कहते हैं कि कम से कम आपको 2 साल का फेवर करना है, कि 2 साल आपने परहेज़ करना है। परहेज़ इस वजह से करना होता है कि देखें हमारे क्लाइमेट का फैक्टर भी सोराइसिस को बड़ा डिस्टर्ब करता है। अक्सर लोगों को ऐसा होता है कि गर्मियों में ये सोराइसिस बढ़ जाता है, अक्सर ऐसा होता है कि ये सर्दियों में बढ़ जाता है। तो हम चाहते हैं कि आप जब तक हमारे पास ट्रीटमेंट पे हम आपको चारों क्लाइमेट दिखाएंगे कि आया आपको किसी भी क्लाइमेट की वजह से डिफरेंस तो नहीं आ रहा, फ़र्क तो नहीं आ रहा, यानी कि ख़राब तो नहीं हो, एक दफ़ा इंप्रूवमेंट हो गए तो दोबारा रिवर्स नहीं होना। तो हम ये मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, इस वजह से हम कहते हैं कि आप 1 साल तक हमारे साथ रहेंगे। परहेज़ की सूरत में या दवा की सूरत में दोनों चीज़ें होती हैं। तो अगर जिसको 1 साल से ज़्यादा अरसा हो जाता है तो उसको तो हम ये कहते हैं कि कम से कम आप 2 साल तक परहेज़ करें और 1 साल तक हमारे टच में रहें, ताकि हम ये देखते रहें कि किसी भी इन्वायरमेंट की वजह से आपको गड़बड़ ना हो। क्योंकि इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर है, इसमें ड्रग्स का फैक्टर है कि बहुत सारी इस तरह की अद्वियात ऐसी होती हैं जो इम्यून सप्रेसेंट होती हैं, वो भी इस बीमारी को बढ़ाने की बहुत बड़ी वजह है। कि आपने ज़बान पे खाने पीने का परहेज़ तो कर लिया, लेकिन किसी बुखार की नज़ले की वजह से आपने कुछ ऐसी दवा खा ली जो कि इम्यून सप्रेसेंट थी, क़ुव्वत मुदाफ़े को दबाने वाली दवा थी। उसने क्या किया, आपकी वो बीमारी तो ठीक करती, लेकिन ये वाली बीमारी जिसको हम ठीक कर रहे थे, जो सही भी हो चुकी थी, वो एकदम बढ़ गई, परेशान हो जाता पेशेंट। तो हमने ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करना होता है ताकि पेशेंट को किसी किस्म की कोई कंप्लेन ना रहे। सही सही सही। एक और कॉलर हमारे साथ है, नहीं शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद नईम मेरा नाम है। जी जी नईम साहब, क्या कहेंगे? मुझे जो है पैर के तले के अंदर जो है बड़े बड़े छाले हो रहे हैं मेरे ना। जी अच्छा, ये बात तो कीजिए जी आदिल साहब। जी, मैंने कई डॉक्टरों को कराची में भी दिखाया है, हैदराबाद में भी मैंने चेक कराया है, लेकिन इसकी तशखीस नहीं हो सकी है सही। मतलब बीमारी का पता नहीं लग सकता कि है क्या, बीमारी का पता नहीं चल रहा है, बस वो टैबलेट्स दे देते हैं या ट्यूब लिख के दे देते हैं, लेकिन कोई मकसद खातर का फायदा नहीं हो रहा है मुझे। और पानी वाले छाले होते हैं, बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, चलना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। खारिश भी होती है इस पे आपको? जी, हल्की फुल्की साइडों में खारिश होती है मेरे। जी, अब कोई कहता है कि एक्जिमा है, कोई कहता है कि वो है अपना फंगस है। मकसद कोई प्रॉपर वे में जो है ना, किसी ने अभी तक कोई अच्छा ठीक है नईम साहब आप कॉल बंद नहीं कीजिएगा, आप होल्ड पे रहें, हम ब्रेक में आपसे मजीद इस बारे में मालूमात लेते हैं। दोस्तों इस वक्त एक वक्फे का वक्त है, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आज हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। वक्फे से पहले नईम साहब हमारे साथ थे, हैदराबाद से उनका ताल्लुक़ था, तो वो उन्होंने जो जिस अपने प्रॉब्लम के बारे में पूछा था, ज़रा मैं चाहता हूँ कि उसका जवाब दे दीजिए, फिर आगे बढ़ें। जैसे उन्होंने बताया कि पाँव में जो है छाले हैं और पानी भी निकलता है उसमें से और थोड़ी बहुत खारिश भी होती है, तो वो उनके लिए यही था कि आप एक दफ़ा क्लिनिक विज़िट कर लें। कराची में हमारा जो क्लिनिक है, चूँकि आप जैसे बता रहे हैं बहुत सारे आप स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा चुके हैं और बीमारी डायग्नोज नहीं हो पा रही कि आया है क्या, तो थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि आया ये बीमारी क्या है। एक दफ़ा फिज़िकली चेकअप करा देंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि मर्ज़ क्या है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन ऐसी होती हैं, अक्सर पेशेंट कंफ्यूज होते हैं कि बीमारी का ही नहीं पता लग रहा तो इलाज कैसे मुमकिन होगा। तो हम यही कहते हैं कि जो बहुत सारी सिम्टम्स हैं ना, उस पर फोकस करें तो उससे भी पता लग जाता है, या फिर हमें क्लिनिक पे ला के दिखा दें तो मरीज़ तब भी देख के बता देते हैं कि क्या है। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा इस वक्त आप ग़िज़ा का जिक्र कर रहे थे कि ग़िज़ा जो है वो
ठीक मतलब अगर नहीं हो तो उससे भी बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो फिर कौन सी बंदा अच्छी ग़िज़ा खाए यहाँ पे? ऐसी कौन सी ग़िज़ा है जो आप रिकमेंड करते हैं कि इसी को खाना चाहिए? हर जगह तो मसाइल हैं। हम लोग जो है ताकत के लिए है ना ज़्यादातर गोश्त का इस्तेमाल करते हैं जी। हम कहते हैं जितनी भी ताकत सब गोश्त में ही है, सारी बाकी हालांकि ज़्यादातर जो है ताकत है और चेहरे की और पूरी जिस्मानी खूबसूरती फिटनेस सब्जियों में, दालों में। अब गोश्त जो है ना जितना यानी काटा जाता है, जितना ज़रूरत है वो हम पूरी नहीं कर सकते। अब वो क्या करते हैं, उसकी जगह उन्होंने उसको आर्टिफिशियल चीज़ें खिलाना शुरू करें जिससे उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो। अब जब उसकी ग्रोथ ज़्यादा करने के लिए मुख्तलिफ वो आइटम उनको खिलाते हैं फीड के तौर पे। ये मटन बीफ की बात कर रहे जी हैं? जी, मटन की हो या दूसरे अपने चिकन की हो, ये चीज़ें, अब वो चीज़ सबसे ज़्यादा नुकसान देती है। और हम अगर कहते हैं नाक़िस ग़िज़ा तो इसी को हम कहते हैं कि नाक़िस ग़िज़ाएँ जो खाते हैं उसकी वजह से होते हैं। अगर यहाँ पर बैठ के बोलते हैं तो फिर लोग हमारे ख़िलाफ़ हो जाते हैं, जी आपने हमारा कारोबार किया। हालांकि देखिए बहैसियत मुसलमान के हम कैसे कह देंगे बच्चों को जहर खाओ, हमें मालूम है ये चीज़ जहर है, तो मैं तो नहीं कहूँगा। वो कहते नहीं आप बोले नहीं, वो खाता खाने दो, आप अपने काम से काम मुसलमान रखें। तो शर्म की बात है कि जहाँ एक मुस्लिम माशरा हो, मतलब एक मुसलमान अक्सरियत में रहते हैं और वहाँ मिलावट हो बच्चों की ग़िज़ा में, मतलब दूध में पानी हो, ठीक है, जहाँ दवाइयाँ नकली मिलती हों। ये तो अफसोस की डूब मरने का मकाम है ना हमारा। इंतहा हमारे यहाँ। हाँ, मतलब इससे बढ़कर क्या उसको देखने वाला नहीं। एक बीमार की जो दवा है आप वो भी नकली 2 नंबर दे रहे हैं। मतलब क्या कुछ कोई वैल्यू रह गई, कोई कदर रह गई है? वैसे अल्लाह ही हाफिज़ है। बस खैर जनाब, एक कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें शामिल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ ही। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं मिसेस मुगल आज़म बात कर रही हूँ लाहौर से। आदाब अर्ज़ हैं जनाब, आपको खुशामदीद कहते हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। मिसेस मुगल आज़म क्या कहेंगी? मैं अभी प्रोग्राम देख रही थी तो मुझे अच्छा लग रहा था और मैं वाकई आजकल सोच चुकी हम लोग बड़ों के मसलों में गिर जाते हैं। आजकल तो छोटे बच्चों के ऊपर भी ये इफेक्ट हो रही है। कभी किसी का कभी कहती कोई, मेरी खास तौर पे बेटी कहेगी मम्मा मेरी टांग में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है। यार ये बातें तो हम लोग अब आके इस एज में कहते हैं और बच्चे तो अभी से शुरू हो गए ये कहना कि सर दर्द नहीं बच्चों को बताता था, लेकिन अब वो बच्चे कहते हैं हमारे सर में भी दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, थोड़ा सा लिख लेंगे तो मामा मेरे जॉइंट दर्द कर रहे हैं। तो ये क्या वजह है? नाकिस खुराक है पाकिस्तान में या क्या डाइट हम इस्तेमाल करें जिसकी वजह से हमारे बच्चे स्ट्रॉन्ग हो जाएं? बच्चों की केयर तो हम बहुत करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी भी होंगी जो वो एहतियात करनी चाहिए, हमें ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ये चीज़ें नहीं। तो डॉक्टर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मुझे ज़रूर इस चीज़ से कहा करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप प्रोग्राम देखिए, हम इस हवाले से बात करते हैं अपने मेहमानों से। जनाब क्या कहेंगे आदिल साहब, आप बताइए। देखें, बच्चों के लिए पहली बात तो ये कि बाहर का जो खिलाना पिलाना है ना, जंक फूड जितना भी देते हैं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आपने आदत डाल दी होती है बच्चों के ज़बान पे कि उन्होंने घर का खाना ही नहीं है। शुरू से अगर आप आदत डालें, घर में बना के हर चीज़ दें, जो भी वो खाना चाहते हैं आप घर में पहली बात बनाएं, उसको बाहर का ना आदत डालें कि उनको जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये चीज़ें वो चीज़ें। तो इस तरह की चीज़ें देना शुरू से ही बॉडी के ऊपर एक मनफी असरात डाल रही होती है। बच्चों की ग्रोथ का टाइम होता है, उस टाइम उनको बहुत ज़्यादा हाइजीन और बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। एक दफ़ा आपने 20-25 साल का कर दिया, उसके बाद आप छोड़ दें, फिर तो वो अपनी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो चुकी होती है उस टाइम कि अगर वो उल्टी सीधी चीज़ खा भी लेगा तो उसका इम्यून सिस्टम उसको डिफेंस करेगा, यानी कि प्रोटेक्ट करेगा, आपको वो बीमारी का असर नहीं आने देगा बॉडी में। बॉडी के अपने बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे सिस्टम निज़ाम अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी में इस तरह के बनाए हैं कि जिसकी वजह से हमारी बॉडी अपोज करती है, मुदाखलत करती है किसी भी बैरूनी मनफी असर को। तो पहली चीज़ ये है कि जब बुनियादी ग्रोथ का टाइम है उस टाइम आपने बाहर की चीज़ों का आदत डाल दिया, आपने कंटेमिनेटेड फूड देना शुरू कर दिया, आपने फ्रोज़न आइटम देने शुरू कर दिए बच्चों को लंच में, स्कूल जा रहे हैं तो इस तरह की जब चीज़ें खाएंगे, इन चीज़ों से पेट भरेंगे तो डेफिनेटली ग़िज़ाइयत तो जिस्म में गई नहीं। आप सिर्फ ज़बान के लिए और मैदे की तसल्ली के लिए खा रहे हैं बेसिकली, आप जिस्म के लिए नहीं खा रहे। जिस्म की ग़िज़ा बेसिकली किन चीज़ों में, जैसा लोधी साहब ने बताया कि जो जितने भी मीट हैं, मीट में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो आप कोशिश करें कि मीट कम से कम यूज़ करें, ठीक है। जो अभी तक मीट सेफ़ हैं जैसे कि फ़िश है, फ़िश में अब तक इत्तेफाक की बातें मिलावट नहीं हो सकी क्योंकि वो समुद्री सोर्स है, तो वहाँ बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको गलत मीट मिले फ़िश के हवाले से। तो यहाँ फार्म में मछली मिलती नहीं है, ख़ास तौर पे यहाँ तो समंदर की मछली ही मिलती है। एग्जैक्टली, तो वो ज़्यादा ऑक्यूपाइड भी है, ज़्यादा आसानी से मिलती है, ज़्यादा सस्ती भी पड़ती है, तो फार्मिंग के वो महंगी पड़ती हैं, तो डेफिनेटली बाज़ार में वही नहीं बिकती। तो आप पूरी फ़िश लें, आपके तो पता होगा आप किस किस्म की फ़िश खा रहे हैं।
बनी बनाई फिंगर फिश ना लें। इस तरह का कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ें अब तक सेफ़ हैं ना इन लोगों के हाथों से, जो कि इसमें दो नंबर काम करते हैं, वो गलत काम करते हैं, तो वो कोशिश करें वो फूड आप बच्चों को दें। फ़िश का इस्तेमाल रखें, इसके अलावा फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। फ्रूट्स में भी कोशिश करें कि आप जो है जो सीज़नल फ्रूट हो वो खाएँ, वो फ्रूट ना खाएं जो सीज़न में नहीं है लेकिन मार्केट में अवेलेबल है, वो भी एक गलत असर डालता है बॉडी अच्छा, ये भी बताते हैं जो फ्रूट का साइज़, जो बड़े साइज़ का फ्रूट होता है ना, वो भी आप मत लें कि मतलब अब देखें ना इतने बड़े आड़ू आए हुए हैं आजकल, ठीक है, वो कभी मतलब वो जो एक दरमियाने साइज़ का जितना भी फ्रूट है ना वो खाना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर। बिल्कुल, तो डाइट में फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, डेफिनेटली ये बच्चों के लिए अच्छी ग्रोथ के लिए। फिजिकली गेम में फिजिकल जो है ना इनको गेम नहीं खिलाते, खेल कूद नहीं कराते, सिर्फ वो अपना ये अपना मोबाइल दे दिए, लैपटॉप दे दिए, उस पर टीवी पे बिठा दिया गेम खेलने के लिए। अब वो बच्चे बैठे हुए खेल रहे हैं, अब इनको तो फुर्सत मिल गई कि अब हम बच्चे से तो जान छुड़ा ले, लेकिन उसकी बैठक, उसका उठना, उसका देर तक गेम खेलते रहना, लेटे खेलते रहना, तो ये उनके हड्डियों का पोस्चर भी ख़राब करता है और उसके अंदर जो निगाह का कमी आ जाती, बड़े बड़े चश्मे लगाना या उसके दिमागी कमज़ोरी होना या चक्कर आना या हाथ पैरों में दर्द होना, ये तो आप लोग खुद पैदा करते हैं, पेरेंट्स खुद पैदा करते हैं। ओके लोहित साहब, बच्चे मानते ही नहीं है बगैर फ़ोन टैबलेट के आजकल। अब क्या बंदा करे, आप ये भी तो देखें ना, उन्होंने पूरा घर सर पे उठाया होता है, आपने उसके बगैर मानते। अब बचपन जब उसने आँख खोली है ना बच्चे ने, तब से वो एक साइड में बाप को और माँ को ऐसे फ़ोन में घुसे हुए देख रहा है, तो उसका दिल नहीं करेगा कि ये मैं भी ये चीज़ इस्तेमाल करूं। उसी बच्चे को अगर आप बाहर लेके जाएं, हाँ। किसी पार्क में लेके जाएं, किसी और दूसरी जगह लेके जाएं, उसका गेम वेम जहाँ हो, वो आप देखेंगे कि आप उससे ज़्यादा खुश होगा बनिस्बत घर के। अगर आप उसको बोलेंगे कि चलें हम आपसे फलाना जगह पार्क में चलते हैं या झूलों में या किसी, तो वो फ़ौरन तैयार हो जाएगा, वो उस गेम वेम को भी छोड़ देगा। लेकिन जब घर के अंदर ही है और उसको कहीं ले जाने के लिए तैयार ही नहीं है, उनके पास टाइम ही नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर तो ये मर्द आएंगे ना उनके। हाँ, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। कॉलर हमारे साथ जिन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार आपकी, आपकी पूरी टीम को, मेहमानों को भी दिल की गहराई खुश रही है, हंसते मुस्कुराते रहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये दुआएं तो मुझे फरजाना साहिबा की लग रही हैं। हाँ, मतलब जीते रहिए मेरे दिल से, वाकई सही में आप सुपर हो। आप आपका शो शुरू से आपको मैं आपको देखती आई हूँ, माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको और तरक्की दे और खुशियाँ दे। आमीन आमीन। बहुत खुशी होती है, आप बड़ी मेहनत करते हो, हमारे से आते हो, और बहुत मेरे दिल से दुआएं निकलती है। थैंक यू सो मच। कहते हैं ना कि दुआ तो ऐसी होती है जो इंसान की खुद निकलती है, कोई मांगता नहीं है, लेकिन हम खुश होते हैं कि हमारा शो इतना अच्छा, इतनी खूबसूरत है। मेन जो मॉर्निंग शो में चीजें होनी चाहिए, इस शो में वही होता है जो हम लोगों को चाहिए होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे डॉक्टर साहब ये पूछना है कि मेरा बेटा है 20 साल का, अब्दुल बासित, उसकी ना कमर में तकलीफ रहने लगी है। अब उसको मैंने विटामिन डी के भी कोर्स करवा दिया, इंजेक्शन भी लगवा दिए हैं, लेकिन वो झुकने में उसमें से बहुत तकलीफ रहती है। किसी वक्त उसने कोई जैसे बारिश हो रही थी तो कोई चीज घसीट दी थी, जैसे उसकी हालांकि मालिश भी नहीं करवाई है, इसके और नहीं बढ़ जाए। अब वो बच्चा इतनी मेहनत करता है, कुछ करता है, अब उसने जिम ज्वाइन कर ली है, तो मुझे ये पूछना है कि जिम ज्वाइन करना आपके लिए सही है, ये मैं इसको और क्या चीज ऐसी दूं जो अभी तो उम्र इसकी समझो 20 साल ही है और ये तकलीफ इससे इतनी है, कपास वक्त वो बिल्कुल सीधा हो जाता है कि उससे उठा बैठा चलना इतना मुश्किल हो जाता है। तो मैं परेशान हूँ कि मैंने इसको विटामिन डी वगैरह के कोर्स भी करवा दिए, कैप्सूल भी खिलवा दिए, सब कुछ कर दिया और अपनी तरफ से भी जो बहुत कोशिश की, 2 दिन तो सही रहता है, फिर वो ऐसी बात होती है तो बेचारा फिर तकलीफ में हो जाता है। इसकी एज कितनी है? 20 साल है। देखें, इसके जो जॉइंट के अंदर अगर मसला है तो उसका एक्सरे करा के अगर वो दिखा दिए जाएँ तो फिर मैं उसको बता दूंगा कि इसकी असल वजह क्या है। और दूसरी चीज़ ये है कि इंजेक्शन कभी नहीं लगाने चाहिए। जॉइंट के अंदर इंजेक्शन लगाएंगे तो फिर ये मोटे होना शुरू हो जाएंगे, वर्म आना शुरू हो जाएगा, मर्ज़ और बढ़ेगा। और जहाँ तक कहा गया है कि इसके अंदर विटामिन डी की और इस चीज़ की कमी है, तो मैं समझता हूँ कि शायद ये चीज़ ना हो, लेकिन ये मर्ज़ जो है ना जोड़ों का है ख़तरनाक, हो सकता है कि किसी और वजह से भी हो। अगर वो ला के दिखा दें क्लिनिक के ऊपर तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हफ्ते 10 दिन के अंदर उसको बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और जितनी मेडिसिन ये अभी खा रहे हैं फ़िलहाल, तमाम मेडिसिन छोड़ दें और आइंदा कभी इंजेक्शन ना लगवाएं। आप देखिएगा इंशाल्लाह कितनी बेहतरी आती है बगैर इंजेक्शन के, बगैर दूसरी चीज़ों के। बिल्कुल सही। जिम का कह रहे हैं कि जिम करें ना करें, तो जिम के लिए ये ख्याल रखें, चूँकि कमर का मसला है, मोरों का मसला है इसका मतलब ना, तो मोरों के हवाले से अगर ये वेट उठाएंगे तो डेफिनेटली एक चीज़ पहले ही नाजुक हुई हुई है या कोई इंटरनल प्रॉब्लम हुई हुई है, तो वेट उठाने की वजह से उस पर और प्रेशर पड़ेगा और स्ट्रेस आएगा,
वो उसको और ख़राब करेगी, स्लिप डिस्क होने का ख़तरा हो सकता है। अगर वो बेल्ट अगर मान लें तो ये करें। और दूसरा फिर भी एक जनरल बात है सबके लिए कि कोई भी जिम करता है तो उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा वेट ना उठाए। ओवर वेट उठाना डेफिनेटली, चाहे आप बेल्ट पहने हैं चाहे आप पूरा केस पहन लें, लेकिन वो आपकी स्पाइन बर्दाश्त नहीं करेगी। तो वो आपकी स्पाइन जो है वो डेफिनेटली उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, ना हमारी बॉडी को इस किस्म का बनाया गया है। सही है, ठीक है जी। अब सोराइसिस के हवाले से बात कर रहे थे हम लोग, आज का हमारा मौजू भी वही है। तो आपने बताया कि उसके जो सिम्टम्स हैं उसके वो बताया आपने उसके ट्रीटमेंट के हवाले से आपने बताया। अच्छा ये बताइए कि जब ये डिजीज़ आती है तो क्या ये सिर्फ स्किन को ही डिस्टर्ब करती है या स्किन के अलावा जो है ये इंटरनली भी वह वीक कर रही होती है? थोड़ा सा इस बारे में भी बताइए। सोराइसिस जैसे जिल पे तो नज़र आ जाता है, आप इसको शुरू कर देते हैं ट्रीटमेंट, कोशिश करते हैं इसको ख़त्म करने की, लेकिन ये अंदर ही अंदर आपके जोड़ों को मुतासिर कर रहा होता है। और बहुत सारे लोग इस तरह के आते हैं हमारे पास इवन के उनको 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल या 20-20 साल हो जाते हैं, वो ठीक नहीं होते, ऊपर से वक्ती तौर पर आराम आ जाता है, फिर वो दोबारा बीमारी आ जाती है। लेकिन इस कश्मकश में उनको एक नई बीमारी आ जाती है जो कि इस हड्डियों में से चूँकि ये निकलती है तो ये हड्डियों के जोड़ों को मुतासिर करती है। और हमारे जोड़ों के दरमियान जैसे हमारे घुटने के जोड़ हैं, हमारी एल्बोज़ हैं, ये कोनियाँ हैं, हमारा ये बैक है, स्पाइन है, ये सारे ये शोल्डर के जॉइंट्स हैं, इन सब के अंदर जो टिश्यूज़ हैं हमारे जॉइंट्स की जो मूवमेंट को आसानी प्रोवाइड करते हैं, सहूलत फराहम करते हैं, वो जॉइंट्स के दरमियान टिश्यूज़ डैमेज होना शुरू हो जाते हैं जो कि सोराइटिक अर्थराइटिस कहलाता है। और सोराइटिक अर्थराइटिस अमूमन उन्हीं पेशेंट्स को होता है सोराइसिस के जिनको बहुत अरसे तक ये बीमारी अंदर से खोखला कर रही होती है। बहुत अरसे से वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं लेकिन वक्ती तौर पे फ़ायदा हो रहा है, उससे अंदर से ये बीमारी नहीं ख़त्म हो रही। तो हम यही कहते हैं कि सोराइसिस को आप इतना इजी ना लिया करें, क्योंकि इस बीमारी का चूँकि ऊपर से ताल्लुक़ नहीं है, हड्डियों से ताल्लुक़ है। तो इसे अगर जल्द से जल्द ना ख़त्म किया जाए तो ये अर्थराइटिस में तब्दील हो जाता है। और सोराइटिक अर्थराइटिस ऐसी बीमारी है तकलीफ दे कि आपका चलना फिरना, उठना बैठना, इवन के खाना पीना तक मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके जॉइंट्स पे वरम आ जाता है और आपकी जॉइंट्स की मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, आप बिल्कुल अकड़ जाते हैं जैसे कि लकड़ी के। इस तरीके से ये चीज़ आ जाती है। और ये होता है उन्हीं के साथ है कि जिनको बहुत अरसे तक इस चीज़ की तरफ ध्यान ना गया हो कि ये अंदर से कैसे ख़त्म किया जाए। बिल्कुल ये सही, चीज़ होती है। बिल्कुल सही जी। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं नसरीन हसन बात कर रही हूँ हैदराबाद से। फ़हीम भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत मालूमाती प्रोग्राम है आपका। बहुत शुक्रिया नसरीन साहिबा, आप ठीक ठाक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अपना शौहर का मसला पूछना था। अच्छा, क्या मसला है? ये कि मेरे शौहर के पैर में बहुत तकलीफ है, तो हमने MRI करवाई है तो उसमें आया है कि इनकी 3 नसें दबी हुई हैं। तो 3 नसें दबी हुई है। अब वो डॉक्टर साहब कहते हैं इसका ऑपरेशन होगा। अब आप हमें इनसे पूछ के बताइए कि हम ऑपरेशन करवाएं या नहीं करवाएं, हमें क्या करना चाहिए? आप ये मसला जो है ना, ये आप हकीम साहब से ही डायरेक्टली जो है वो डिस्कस कीजिए। जी यूसुफ साहब। जी, ये इनकी MRI कराए तो बेटे स्कैन जो है जो अपना मोरे हैं, जी जी, ये कौन कौन से हैं? एल के हैं? पता नहीं, ये है जहाँ ये इसका पैर का जोड़ होता है ना ऊपर की साइड पे, जी, कमर से नीचे जो जोड़ है, जी जी, वहाँ पर इनकी 3 नसें दबी हुई है। S1 तो नहीं शामिल इसमें? जी, आप उसकी रिपोर्ट देखिएगा, उसमें S1 तो नहीं शामिल है L5 के साथ? हाँ जी पता तो है, लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया, हमें तो इतनी समझ नहीं है कि हम क्या समझे इस बारे में। लेकिन उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन है। अब हमें बताइए कि ऑपरेशन करवाएं या ना करवाएं? नहीं बेटे, इसका ऑपरेशन नहीं होगा, इंशाल्लाह वैसे ठीक हो जाएगा। अगर हो सके तो व्हाट्सएप के आप ऊपर अपने क्लिनिक का नंबर वगैरह दें। जी जी जी, आप नसीन साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपको अभी बताते हैं आपको क्या करना है। स्क्रीन पे हमारे नंबर्स जो हैं वो इनके चल रहे हैं। आप उन पे व्हाट्सएप वाला नंबर भी एक चल रहा होगा, आप उस नंबर पे तस्वीर सेंड कीजिए, यही कह रहे हैं आप, और फिर आप फ़ोन पे रब्ता कर लीजिए और तफसील से आप पूछ सकते हैं कि क्या करना है और क्या इसका इलाज मुमकिन है या नहीं है। ये एक आसान है। और उसके अलावा हैदराबाद से आपका ताल्लुक़, अगर आप करीब कहीं हैं तो कराची के करीब किसी शहर में रहते हैं, कराची में रहते हैं, तो आप डायरेक्टली जो है वो विज़िट भी कर सकते हैं। और पंजाब वाले लोग जो हैं वो लाहौर में वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो सोराइसिस के हवाले से आज अपने मेहमानों से हमने काफ़ी ज़्यादा मालूमाती जो चीज़ें पूछी हैं। होपफुली ये सबके लिए मुफीद रही होंगी और अल्लाह ताला आप सबको शिफा दे और सेहतयाब बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने अख्ताम की तरफ पहुंच चुका है। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान
जिंदाबाद।